हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड, आज की इस वीडियो पर देखने वाले हैं पेपर 2 हिंदी के सवाल। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि झारखंड एक्साइज कांस्टेबल यानी उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा जो आपका 2018 का जो एग्ज़ाम था वह आपका जो है 2019 को एग्ज़ाम हुआ है और ये जो फ्रेंड्स आपका जो एग्ज़ाम है कैंसिल हो गया है। तो फ्रेंड्स, इसका एग्ज़ाम जो है फिर से होने वाला है क्योंकि आपका जो है एक्साइज कांस्टेबल का रनिंग कंप्लीट हो चुका है, यानी आपको जो है एग्ज़ाम से संबंधित जो है जल्द ही नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, आपके एग्ज़ाम पे जो है PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी पिछले साल पे जो आपका एग्ज़ाम हुआ यानी 2019 पे जो हुआ है पिछले बार एग्ज़ाम, तो उस पर जो किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं पेपर 2 हिंदी के, वो सारे जो आपको आज की इस वीडियो पर कवर हो जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं लेकर आया हूँ आपके लिए पेपर 2 हिंदी का जो 4/8/2019 को एग्ज़ाम हुआ है उसका जो है ऑफिशियल पेपर है यह। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। और फ्रेंड्स, पेपर 2 हिंदी के लिए जो आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि आपको जो है कंप्लीट तैयारी जो है पेपर 2 हिंदी का हमारे चैनल के द्वारा कराया जाएगा। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा फ्रेंड्स। और आपको जो है 100 सवाल में से जो है किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं और आपके कितने अंक बनते हैं ये आप जो है इससे देख भी सकते हैं और मिला भी सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। हमारा पहला सवाल है कि कौन सा वाक्य जो है सही है। यहाँ पर ऑप्शन ए है हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, ऑप्शन बी है भाषा समाज द्वारा अर्जित संपत्ति है, ऑप्शन सी है भाषा परिवर्तनशील होती है, या ऑप्शन डी है सभी सही है। तो इसका जो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाषा परिवर्तनशील होती है। ऑप्शन नंबर सी वाक्य जो है सही है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है इनमें से कौन स्वर वर्ण है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर जो स्वर वर्ण तो हो जाएगा, यहाँ पर ये आपका प तो हो गया व्यंजन वर्ण, यह हो गया व्यंजन वर्ण। तो आपका जो दीर्घ ऊ की मात्रा है, ये जो दीर्घ ऊ है ये आपके जो है स्वर वर्ण है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है। तो भाषा की लघुत्तम इकाई को जो है वर्ण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है, तो वर्ण है। अगला सवाल है जो पहले कभी न हुआ हो उसे क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अभूतपूर्व। अभूतपूर्व फ्रेंड्स उसे कहते हैं जो पहले कभी नहीं हुआ हो, उसे अभूतपूर्व कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है पानी का अर्थ जल होता है। तो पानी का अर्थ क्या है, यानी फ्रेंड्स अगर पा में दंत न देकर दीर्घी देंगे अगर पानी, तो ये पानी का अर्थ जल होता है। लेकिन ये पानी जो जिसमें मूर्धान्यों पर हर्षी की मात्रा देंगे तो ये पानी का अर्थ क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हाथ। ये जो पानी का अर्थ है इसका अर्थ हो जाएगा हाथ और ये पानी का अर्थ होता है जल। अगला है जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सर्वज्ञ कहते हैं। जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप पेपर 2 हिंदी की तैयारी अच्छे से करेंगे तो आपके जो है फ्रेंड्स 100 में से जो है 99 सवाल सही होंगे फ्रेंड्स, क्योंकि 100 में से 100 आपको पता होगा। लेकिन एक जो फ्रेंड्स आपके मिस अंडरस्टैंडिंग की वजह से जो है गलत हो जाते हैं। लेकिन अगर आप अच्छी तरह से तैयारी करेंगे तो आप जो है पेपर 2 हिंदी पर जो है 100 में से जो है 100 मार्क जो है ला सकते हैं एग्जाम पर, क्योंकि फ्रेंड्स आपके जो है सिलेबस पर आधारित होते हैं और हूबहू जो है आपके चैप्टर से सवाल पूछा जाता है, जैसा आपको जो है आगे के सवाल पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा करण कारक का चिन्ह क्या है। तो फ्रेंड्स अगर बात करें कारक की, तो कारक के जो है 8 चिन्ह होते हैं। कारक के चिन्ह कितने होते हैं, कारक क्या होते हैं, तो कारक 8 प्रकार के कारक होते हैं। कारक कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। और 8 प्रकार के जो फ्रेंड्स आपके चिन्ह होते हैं, जैसे कि कर्ता का आपका ने चिन्ह हो गया। ने चिन्ह किसका है, तो कर्ता का है। इसके बाद हो गया आपका कर्म का को चिन्ह है। इसके बाद हो गया के लिए, तो इसका होता है संप्रदान होता है, ये संप्रदान का चिन्ह है के लिए, को के लिए। अधिकरण का मेपर होता है। संबंध का होता है रारेरी। तो यहाँ पर जो है आपका करण कारक का चिन्ह क्या हो जाएगा, तो करण कारक का चिन्ह हो जाएगा से। आपको याद रखना है करण कारक का चिन्ह क्या हो जाएगा, तो से हो जाएगा। इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सा है, तो ये अपनापन, रांची, शहर, दया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शहर। शहर जो है फ्रेंड्स ये जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि एक जाति को संबोधित कर रहा है कि शहर जो है कई सारे शहर होते हैं, इसीलिए हो गया आपका जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण शहर है। इनमें से मध्यम पुरुष कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आप। आप जो है मध्यम पुरुष का उदाहरण है। नेक्स्ट सवाल है इनमें से क्रिया कौन है। ऑप्शन ए है मधुरता, सुंदरता, टहलना या संध्या। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टहलना। टहलना जो है आपका क्रिया है। नेक्स्ट सवाल है इनमें से विशेषण कौन है।
धर्म, सूखा, कागज या बातें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सूखा। सूखा जो फ्रेंड्स ये एक प्रकार का विशेषता बता रहा है कि कोई भी वस्तु कैसा है, तो सूखा है, तो ये विशेषण हो जाएगा। तो सूखा क्या है आपका, विशेषण है। इनमें से परिमाणवाचक विशेषण कौन है? ऑप्शन ए है कम, सारा, सभी या किलोग्राम। यहाँ पर परिमाणवाचक पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी। यानी जो फ्रेंड्स आपका कम ये भी परिमाण को दर्शाता है, इसके बाद किलोग्राम भी परिमाण को दर्शाता है, और सारा भी, यानी ये सारे के सारे जो है आपका परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण है, कम, किलोग्राम और सारा। नेक्स्ट सवाल है, इनमें से कौन वाक्य जो है सही है? यानी फ्रेंड्स आपको ऊपर पर एक सवाल मिला शुद्ध वाक्य का, और यहाँ पर भी एक सवाल है, यानी दो सवाल जो आपके शुद्ध वाक्य चयन करने से संबंधित रहते हैं। तो जो आपको यह ग्रामर क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यानी शुद्ध वाक्य का चयन करें, तो आपको जो है ये सारे देखकर चलना है। तो कौन सा वाक्य जो है सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी। यानी कारक की 8 विभक्तियाँ होती है, ये आपका सही कथन है। विशेषण संज्ञा की विशेषता बतलाता है, ये भी सही है। और विशेषण सर्वनाम की विशेषता बतलाता है, ये भी आपका कथन सही है। यानी सभी कथन जो है सत्य हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है, ज्ञान सागर में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास। ज्ञान का सागर, ज्ञान सागर में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास का उदाहरण है। सदाचार का सही संधि विच्छेद क्या है? यानी फ्रेंड्स आपके जो है समास से और संधि से भी सवाल पूछा गया है, मुहावरा से भी सवाल पूछा गया है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि सदाचार का सही संधि विच्छेद क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सत जोड़ आचार। यहाँ पर पहला वर्ण जो है तीसरे वर्ण पे परिवर्तन हो जाता है, और सत की जगह पर आ जाएंगे आपका द और आ जाएगा आपका, तो हो जाएगा क्या? तो सदाचार। तो सदाचार का सही संधि विच्छेद क्या है? तो सत जोड़ आचार है। नेक्स्ट सवाल है, आंख दिखाना का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुस्सा दिखाना। ये आपका मुहावरा है फ्रेंड्स। आंख दिखाना का सही अर्थ क्या है? तो गुस्सा दिखाना है। नेक्स्ट सवाल है, दिल्ली दूर है का क्या अर्थ है? कठिनाई अभी बाकी है, बुरे दिन आना, दुखी होना या असंभव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए कठिनाई अभी बाकी है। दिल्ली दूर है का अर्थ है तो कठिनाई अभी बाकी है। कहीं पर फ्रेंड्स आपको यह भी मिलेगा देखने कि दिल्ली अभी दूर है, तो उसका भी अर्थ हो जाएगा आपको कठिनाई अभी बाकी है। कान खड़े होना का क्या अर्थ है? कान खड़े होना ये जो मुहावरा है इसका क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सावधान होना। कान खड़े होना मुहावरा का सही अर्थ है सावधान होना। नेक्स्ट सवाल है, जमीन आसमान एक करना का क्या अर्थ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बहुत प्रयत्न करना। जमीन आसमान एक करना इस मुहावरे का अर्थ है बहुत प्रयत्न करना। मैदान मारना का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जीतना। मैदान मारना मुहावरा का सही अर्थ है जीतना। 9 2 11 होना का अर्थ क्या है? ये जो फ्रेंड्स आपका 9 2 11 होना ये क्या है? तो मुहावरा है। यहाँ पर पूछा गया क्या है, यानी कहावत है, पहेली है, मुहावरा है या इनमें से कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मुहावरा। फ्रेंड्स मुहावरा का आप पहचान मैं आपको बताता हूँ कि जहाँ पर जो आपको फ्रेंड्स ना लगा हुआ मिलेगा, जैसे कि 9 2 11 होना, इसके बाद हो गया आपका ऊपर में क्या था कि मैदान मारना, इसके बाद जमीन आसमान एक करना। आप यहाँ पर गौर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, सब में ना देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर करना में ना है, इसके बाद मैदान मारना में यहाँ भी ना है, और इस पर 9 2 11 होना यहाँ भी ना है। यानी जहाँ पर आपको ना दिखाई दे तो आपको समझ जाना है ये क्या है, ये मुहावरा है। और इसके अलावा जो रहेंगे वो आपके क्या हो जाएगा, पहेली हो जाएगा, कहावत हो जाएगा। लेकिन यहाँ आपका मुहावरा, जैसे कि यहाँ पर पूछा गया देख लीजिए कि 9 2 11 होना क्या है, या कहावत या मुहावरा है। तो एग्जाम पर तो फंस जाएंगे ये कहावत है या मुहावरा है, तो हमें याद रखना है कि जहाँ पर ना लगा हुआ मिले वो आपका जो आपका मुहावरा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है, ऊँट के मुँह में जीरा का क्या अर्थ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ज़रूरत से बहुत कम। यानी ऊँट के मुंह में जीरा, ऊँट तो बहुत बड़ा प्राणी होता है और उसके जीरा मतलब क्या, बहुत कम जीरा उनके समान में नहीं होगा, बहुत कम हो जाएगा, इसलिए इसका अर्थ हो जाएगा कि ज़रूरत से बहुत कम। इसे कहते हैं ऊँट के मुंह में जीरा। नेक्स्ट सवाल है, सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे का क्या अर्थ है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिना नुकसान के काम पूरा होना। इसको कहते हैं सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे। इसका अर्थ हो जाएगा आपका बिना नुकसान के काम पूरा होना। नेक्स्ट सवाल है, घर की मुर्गी दाल बराबर, इसका जो है क्या अर्थ हो जाएगा? घर में मुर्गी पालना, ऑप्शन बी है घर की चीज़ का उचित मूल्यांकन नहीं करना, दिखावा करना
या तुच्छ विचार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घर की चीज़ का उचित मूल्यांकन नहीं करना। यानी फ्रेंड्स जो हमारे घर की चीज़ है उसे जो है घर की मुर्गी यानी घर का मुर्गी दाल बराबर के तुल्य समझा जाता है। तो इसकी जो राइट आंसर हो जाएगा घर की चीज़ का जो है उचित मूल्यांकन नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है कौन वाक्य है, यानी यहाँ पर जो आपको वाक्य जो है चयन करना है कि मुहावरा वाक्य में सरसता और प्रभाव उत्पन्न करता है। यानी ये मुहावरे के बारे में कथन है कि मुहावरा जो है वाक्य में सरसता और प्रभाव उत्पन्न करता है। ऑप्शन बी है मुहावरा वाक्य में आकर्षण और तीखापन उत्पन्न करता है। मुहावरा वाक्य में विलक्षणता और प्रभाव उत्पन्न करता है, या तीनों कथन आपका सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों कथन जो है सही है। मुहावरा जो है वाक्य में सरसता और प्रभाव उत्पन्न करता है, मुहावरा वाक्य में आकर्षण भी पैदा करता है और तीखापन लाता है, मुहावरा वाक्य में विलक्षणता और प्रभाव उत्पन्न करता है। यानी ये सारे जो है वाक्य जो है मुहावरा से संबंधित सही कथन है। नेक्स्ट सवाल है साना साना हाथ जोड़ी के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मधु कांकरिया। देख रहे हैं फ्रेंड्स आपका जो है सीधा यानी डायरेक्ट सवाल जो है रचना के रचनाकार से पूछा गया है। तो साना साना हाथ जोड़ी जो आपके की कहानी है इसके लेखक कौन है, तो मधु कांकरिया है। मधु कांकरिया का जन्म जो है कहाँ हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोलकाता में। मधु कांकरिया का जन्म कोलकाता में हुआ है। शिव प्रसाद मिश्र रुद्र की कृति क्या है, यहाँ पर रुद्र होगा। तो शिव प्रसाद मिश्र जो है रुद्र इनकी जो है कृति क्या है, देहाती दुनिया, त्रिशंकु, बहती गंगा या जंगल का दर्द। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बहती गंगा। शिव प्रसाद मिश्र रुद्र की कृति क्या है, तो बहती गंगा है। साना साना हाथ जोड़ी में किस राज्य की चर्चा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिक्किम राज्य की चर्चा है। नेक्स्ट सवाल है साना साना हाथ जोड़ी किस प्रकार की रचना है। तो ये जो है आपके फ्रेंड्स यात्रा वृत्तांत है। कहाँ की यात्रा वृत्तांत है, तो सिक्किम जो गैंगटॉक है, सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक, यहाँ की यात्रा है जिस पर आपका जो है गैंगटॉक को जो है गंतोक नाम से भी पुकारा गया है। आप कहानी पर ये पढ़ेंगे। फ्रेंड्स आपको पेपर 2 हिंदी के लिए जो है संपूर्ण तैयारी जो है हमारे चैनल पर कराया जाएगा। जैसा कि आपका एक चैप्टर जो है सूरदास के पद से संबंधित मैराथन वीडियो जो है कंप्लीट हो चुका है। आप फ्रेंड्स उस वीडियो को पूरा देख लीजिए और इससे जो है आपका जो एक भी सवाल जो है एग्जाम पर नहीं छूटेंगे। और जो नेक्स्ट चैप्टर बचे हुए हैं वो सारे आपके जो है इस चैनल पर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आप चैनल से जुड़ जाइएगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको जो हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और फ्रेंड्स इस वीडियो को जो अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। नेक्स्ट सवाल है कि यहाँ पर कि साना साना हाथ जोड़ी रचना किस पुस्तक में संकलित है। यानी ये तो कहानी है आपका, ये तो रचना है, लेकिन ये जो है यात्रा वृत्तांत है साना साना हाथ जोड़ी, तो इस पर जो है किस पुस्तक में संकलित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कृतिका भाग 2। फ्रेंड्स आपको 2 पुस्तक पढ़ना है, कृतिका भाग 2 और क्षितिज भाग 2। तो ये 2 पुस्तक का नाम है कृतिका भाग 2 और क्षितिज भाग 2। ये आपको जो है एक्साइज कांस्टेबल पेपर 2 हिंदी पर जो है इन्हीं किताब से जो है आपके एग्जाम पर सवाल पूछे जाएंगे। तो आपको ये सारे बुक को जो है कवर कर लेना है। गंगटोक का असली नाम क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गंतोक है। यही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शिव प्रसाद मिश्र रुद्र, इनके जो है लेखक है। यही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा के लेखक शिव प्रसाद मिश्र रुद्र है। नेक्स्ट सवाल है टुन्नू और दुलारी किस कहानी के पात्र हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा, इनके पात्र हैं टुन्नू और दुलारी। प्याज और हरी मिर्च के साथ दुलारी की कटोरी में क्या था। तो इस पर था चना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। प्याज और हरी मिर्च के साथ जो है दुलारी की कटोरी में चना था। टुन्नू और दुलारी पहली बार कहाँ मिले थे। मेला में, बाजार में, कजली दंगल में या रेल में। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कजली दंगल में। टुन्नू और दुलारी जो है पहली बार कजली दंगल में मिले हैं। नेक्स्ट सवाल है टुन्नू कैसा व्यक्ति था। यानी टुन्नू जो आपका कहानी पर एक कैरेक्टर है टुन्नू, तो ये जो टुन्नू है यह कैसा व्यक्ति था, तो देशभक्त व्यक्ति था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। टुन्नू देशभक्त व्यक्ति था। टुन्नू कहाँ मारा गया था, तो टुन्नू जो फ्रेंड्स ये आपके जो है कहानी के अनुसार टाउन हॉल में मारा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। मैं क्यों लिखता हूँ के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अज्ञेय।
अज्ञेय जो है ये कहानी लिखे मैं क्यों लिखता हूँ, इनके लेखक कौन है, तो अज्ञेय है। और जो फ्रेंड्स अज्ञेय का जन्म हुआ है 1911 ईस्वी में हुआ है। फ्रेंड्स आपको जो है कवि का जन्म से संबंधित भी वीडियो बहुत जल्द मिल जाएगा। मैं क्यों लिखता हूँ के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गणित के, विज्ञान के, हिंदी के या इतिहास के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विज्ञान के। मैं क्यों लिखता हूँ, इसके जो लेखक है आपके किस विषय के विद्यार्थी थे, तो विज्ञान के विद्यार्थी थे। मैं क्यों लिखता हूँ के लेखक को कहाँ जाने का अवसर मिला है, तो इन्हें जापान जाने का अवसर मिला है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। शिव पूजन रचनावली कितने खंडों में प्रकाशित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 खंडों में। शिव पूजन सहाय की रचना जो है आपका शिव पूजन रचनावली ये कितने खंडों में प्रकाशित है, तो 4 खंडों में प्रकाशित है। अगला सवाल है कमलेश्वर किस पुरस्कार से सम्मानित थे, यानी कवि कमलेश्वर को जो है कौन कौन से पुरस्कार मिले। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, पद्म भूषण मिला है, या ए और बी दोनों, यानी साहित्य अकादमी और पद्म भूषण दोनों मिला है, या इनमें से कोई नहीं पुरस्कार मिला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी कमलेश्वर को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है और पद्म भूषण पुरस्कार भी मिला है। अज्ञेय का पूरा नाम क्या था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, ये आपके जो है अज्ञेय का पूरा नाम है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। हिरोशिमा कहाँ है, तो फ्रेंड्स ये जो हिरोशिमा है आपका जापान में है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। हिरोशिमा कहाँ पर है, तो जापान पर है। हिंदी आसानी से क्या की जा सकती है, बोली जा सकती है, बोली लिखी जा सकती है, पढ़ी जा सकती है, या तीनों सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों सही। यानी हिंदी जो है आसानी से बोली जा सकती है, पढ़ी जा सकती है और लिखी भी जा सकती है। नेक्स्ट सवाल है इनमें से कौन सही है, यानी आपको जो है सही कथन का चयन करना है। यानी फ्रेंड्स आपको जो है शुद्ध शब्द वर्तनी शुद्ध से भी एक सवाल एग्जाम पर जो है जरूर देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए कमुदिनी है, इस बात कुमुदिनी है, कुमुदनी है, या तीनों सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कुमुदिनी। ये आपका कुमुदिनी का जो ये स्पेलिंग है ये आपका सही है, जबकि ये दोनों जो है गलत है। नेक्स्ट सवाल है इनमें से गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो गंगा का पर्यायवाची क्या नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, सरस्वती। ये गंगा का पर्यायवाची नहीं है, जबकि देव नदी, सूर सरिता, नदीश्वरी ये सभी क्या है, गंगा के पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि सरस्वती एक नदी है, तो इसीलिए आपका गंगा का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट सवाल है इनमें से सही शब्द कौन है, तो सही शब्द का चयन करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सांसारिक। ये आपके जो है सही शब्द है। नेक्स्ट सवाल है इनमें से संयुक्त वाक्य कौन सा है। सुबह हुई और पक्षी चहक उठे, घर चलो, तारे छिप गए, या सूर्योदय हो गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुबह हुई और पक्षी चहक उठे। ये आपके जो है संयुक्त वाक्य है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। फ्रेंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट सवाल है लखनवी अंदाज के लेखक को नवाब के बारे में क्या अनुभव हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नवाब बातचीत के लिए उत्सुक है। जब आप फ्रेंड्स कहानी पढ़ेंगे लखनवी अंदाज, तो लखनवी अंदाज पर जो आपको ये कैरेक्टर देखने को मिल सकता है नवाब के बारे में। तो नवाब के बारे में जो अनुभव क्या हुआ लखनवी अंदाज में लेखक को, तो नवाब जो है बातचीत के लिए उत्सुक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सर्वेश्वर दयाल का जन्म, जिसको फ्रेंड्स सक्सेना, यहाँ पर सक्सेना नहीं दिया हुआ है, तो आपको याद रखना सर्वेश्वर दयाल का पूरा नाम क्या है, तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो सर्वेश्वर दयाल का जो जन्म है, यानी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म जो है कहाँ हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश में। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ है। मन्नू भंडारी का जन्म कब हुआ था। फ्रेंड्स आपको सारे कवियों के जो है आपको बर्थ यानी जन्म को जो है और निधन को जो है अच्छी तरह से याद कर लेना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1931 ईस्वी में। मन्नू भंडारी का जन्म 1931 ईस्वी में हुआ है। एक कहानी यह भी कि लेखिका कौन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मन्नू भंडारी, जिनका जन्म 1931 में हुआ है। इनकी रचना है एक कहानी यह भी। तो एक कहानी यह भी जो है एक इस किस प्रकार की रचना है, तो ये जो फ्रेंड्स आपके आत्मकथ्य है। आपके एग्जाम पर ये भी सवाल पूछ सकता है, एक कहानी यह भी क्या है, आत्मकथ्य है। और इनके लेखक कौन है, एक कहानी यह भी के लेखक, तो मन्नू भंडारी है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। मन्नू भंडारी का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंदसौर में। मन्नू भंडारी का जन्म मंदसौर में हुआ है। कब हुआ है, तो 1931 ईस्वी में हुआ है।
नेक्स्ट सवाल है मन्नू भंडारी का जन्म जो है कहाँ हुआ था। देखिए फ्रेंड्स, आपके किस तरह के सवाल मन्नू भंडारी से संबंधित सारे सवाल आपके पूछ लिया गया है कि मन्नू भंडारी का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, इसकी जो है रचनाएं क्या है, मन्नू भंडारी का जन्म कहाँ हुआ था, जगह भी पूछ लिया गया है। तो एक भी पॉइंट जो फ्रेंड्स आपके लेखक से संबंधित जो है एग्जाम पर नहीं छूटेंगे अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हुए रहेंगे तो इसका राइट आंसर जो कि मन्नू भंडारी का जन्म कहाँ हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंदसौर में। मन्नू भंडारी का जन्म मंदसौर में हुआ है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1864 ईस्वी में। महाप्रसाद द्विवेदी का जन्म 1864 ईस्वी में हुआ है। मासिक पत्रिका सरस्वती के संपादक कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। और यह पत्रिका कैसी पत्रिका थी, तो मासिक पत्रिका थी सरस्वती पत्रिका, जिनके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। नेक्स्ट सवाल है यतीन्द्र मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था। अयोध्या में, लखनऊ में, जनकपुरी में या इलाहाबाद में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अयोध्या में। यतीन्द्र मिश्र का जन्म अयोध्या में हुआ है। संस्कृति निबंध के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भदंत आनंद कौशल्यायन। ये आपका जो है संस्कृति निबंध के लेखक हैं। नौबत खाने में इबादत के लेखक कौन है। तो यतीन्द्र मिश्र। नौबत खाने में इबादत के लेखक कौन है, तो यतीन्द्र मिश्र इनके लेखक हैं। नेक्स्ट सवाल है कृतिका भाग 2 में कितनी रचनाएं संकलित है। 5 रचनाएं, 12 रचनाएं, 8 रचनाएं या 14 रचनाएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 रचनाएं। कृतिका भाग 2 पर 5 रचनाएं संकलित है। कृतिका भाग 2 की सभी रचनाएं विशिष्ट है। कथ्य में, प्रस्तुति में, शिल्प में या सभी में। यानी ये जो रचनाएं हैं किस प्रकार के, कथा है, शिल्प है या प्रस्तुति किया गया है या ये तीनों है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी में ये रचनाएं आपको देखने को मिल सकता है। माता का आंचल के लेखक कौन है, तो शिव पूजन सहाय। माता का आंचल कहानी के लेखक कौन है, तो शिव पूजन सहाय है। माता का आंचल किस उपन्यास का अंश है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देहाती दुनिया। यानी ये जो फ्रेंड्स आपका जो है माता का आंचल, ये जो कहानी लिया गया है किस उपन्यास का अंश है, यह तो देहाती दुनिया उपन्यास का अंश है। और माता का आंचल के लेखक कौन है, तो शिव पूजन सहाय है। माता का आंचल इसके लेखक कौन हो गया, तो आपका शिव पूजन सहाय है। नेक्स्ट सवाल है शिव पूजन सहाय का जन्म कहाँ हुआ था। चंपारण में, मुंगेर में, भोजपुर में या पटना में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भोजपुर में। शिव पूजन सहाय का जन्म कहाँ हुआ है, भोजपुर में हुआ है। माता का आंचल के लेखक अपनी माँ को क्या कहकर पुकारते थे। जब फ्रेंड्स आप जो है कहानी पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो यह कहानी जो है फ्रेंड्स आपका जो है किताब से लिया गया है कि माता का आंचल जिनके लेखक शिव पूजन सहाय है। तो कहानी पर जो है लेखक अपनी माँ को क्या कहकर पुकारते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैया कहकर पुकारते थे। अगला सवाल है कमलेश्वर का जन्म कब हुआ था। 1930 ईस्वी में, 1932 ईस्वी में, 1935 ईस्वी में या 1939 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1932 ईस्वी में। कमलेश्वर का जन्म 1932 ईस्वी में हुआ है। किसके लेखक कमलेश्वर हैं। माता का आंचल के लेखक तो आपका शिव पूजन सहाय हो गया। इसके बाद हो गया जॉर्ज पंचम की नाक, इनके लेखक जो हैं कमलेश्वर हैं। यानी उसका 68 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। जॉर्ज पंचम की नाक के लेखक कौन है, तो कमलेश्वर है। नेक्स्ट सवाल है शिव पूजन सहाय को उनके पिता क्या कहकर पुकारते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भोलानाथ। यानी भोलानाथ किसका उपनाम था, तो शिव पूजन सहाय का। और शिव पूजन सहाय को उनको पिता भोलानाथ कहकर पुकारते थे। जॉर्ज पंचम की नाक के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कमलेश्वर। जॉर्ज पंचम की नाक के लेखक कमलेश्वर है। जॉर्ज पंचम की नाक के लेखक का कौन सा रूप देखा जा सकता है, तो पत्रकार का। क्योंकि फ्रेंड्स जॉर्ज पंचम की नाक में जो लेखक कमलेश्वर है, इसका कैसा रूप हमें देखने को मिल सकता है, यानी पत्रकार का रूप देखने को मिलता है। अगला सवाल है जॉर्ज पंचम की नाक में किस महारानी की चर्चा हुई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महारानी एलिजाबेथ। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। महारानी एलिजाबेथ की जो है चर्चा हुई है जॉर्ज पंचम की नाक कहानी में। महारानी एलिजाबेथ कहाँ की महारानी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंग्लैंड की महारानी थी। महारानी एलिजाबेथ के सूट का रेशमी कपड़ा कहाँ से मंगाया गया था, तो हिंदुस्तान से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, हिंदुस्तान से मंगाया गया है। अगला सवाल है जॉर्ज पंचम की मूर्ति में किसकी कमी रह गई थी, यानी क्या जो है
कमी रह गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाक नहीं थी। और इन्हीं पर आधारित जो है यह कहानी है जॉर्ज पंचम की नाक। सूरदास का जन्म कब माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1478 ईस्वी में सूरदास का जन्म माना जाता है 1478 ईस्वी को। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद गोपियों के पास किसके जरिए संदेश भेजा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उद्धव के जरिए। उद्धव के जरिए जो है संदेश भेजा है। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? 1530 ईस्वी में, 1532 ईस्वी में, 1531 में या 1533 ईस्वी में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1532 ईस्वी में। तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी को हुआ है। नेक्स्ट सवाल है, तुलसीदास ने रामचरित की रचना किस भाषा में की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवधी भाषा में। तुलसीदास जी जो है रामचरितमानस की रचना करते हैं, जो रामायण है तुलसीदास की, तो अवधी भाषा में रचना करते हैं। अगला सवाल है, देवदत्त द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इटावा, उत्तर प्रदेश में। आपका उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, या आपके कानपुर शहर भी उत्तर प्रदेश में है, और प्रयागराज भी जो फ्रेंड्स आपके उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश के इटावा पर जो है देवदत्त द्विवेदी का जन्म हुआ है। देवदत्त द्विवेदी के काव्य ग्रंथों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो इसका जो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 52 से 72 मानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देवदत्त द्विवेदी की जो काव्य ग्रंथों की संख्या है 52 से 72 मानी जाती है। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1889 ईस्वी में। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ है? 1889 ईस्वी में हुआ है। जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? इटावा, लखनऊ, कानपुर या वाराणसी में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाराणसी में। जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी में हुआ है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1899 ईस्वी में। निराला का जन्म यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1899 ईस्वी में हुआ है। क्षितिज भाग 2 में कितने रचनाकारों की रचनाएं संकलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 17। जैसे कि फ्रेंड्स आपको कृतिका भाग 2 पर कितनी रचनाएं हैं? कृतिका पर तो आपको याद रखना है, कृतिका जो भाग 2 है इस पर आपके 5 रचनाएं हैं, जबकि क्षितिज भाग 2 में कितनी रचनाएं हैं? तो 17 रचनाएं, यानी कुल मिलाकर 17 + 5 कितनी रचनाएं हो गया? तो आपको 22 रचनाएं जो फ्रेंड्स आपके 22 रचनाओं के रचनाकार को जो है पढ़ना है। तो आपको याद रखना है क्षितिज भाग 2 में कितना हो गया? तो 17 रचनाकार हो गया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला सवाल है, क्षितिज भाग 2 में संकलित है, यानी ये जो किताब है क्षितिज भाग 2, इसमें क्या है? कहानी है, कविता है, संस्मरण है या ऊपर की सभी विधाएं हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊपर की सभी विधाएं। यानी क्षितिज भाग 2 पर आपको कहानी भी देखने को मिल सकता है, संस्मरण भी देखने को मिल सकता है और कविता भी देखने को मिल सकता है। विनय पत्रिका किनकी रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तुलसीदास। विनय पत्रिका किसकी रचना है? तुलसीदास की रचना है। नागार्जुन का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दरभंगा पर। नागार्जुन का जन्म दरभंगा, बिहार। दरभंगा कहाँ पर है? तो आपके बिहार पर है, और यहीं पर जो है नागार्जुन का जन्म जो है हुआ है। कब हुआ है? तो 1911 ईस्वी में हुआ है। नागार्जुन को किस भाषा में कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है प्रदान किया गया है? तो मैथिली भाषा में जो है कविता के लिए, किस भाषा में कविता के लिए? तो मैथिली भाषा में कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। गिरिजा कुमार माथुर का जन्म कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1918 ईस्वी में। गिरिजा कुमार माथुर का जन्म 1918 ईस्वी में हुआ है। अगला सवाल है, छाया मत छूना किनकी कविता है? ऑप्शन ए है नागार्जुन की, गिरिजा कुमार माथुर की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की या जयशंकर प्रसाद की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गिरिजा कुमार माथुर की रचना है छाया मत छूना। अगला सवाल है, कन्यादान के कवि कौन है? ये जो कन्यादान कहानी है इनके कवि कौन है? तो ऋतुराज। ऋतुराज कन्यादान के लेखक कौन है? ऋतुराज है। और फ्रेंड्स कवि ऋतुराज का जन्म जो हुआ है 1940 ईस्वी में हुआ है, और जो कन्यादान की रचना किया है। मंगलेश डबराल का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1948 ईस्वी में। मंगलेश डबराल का जन्म कब हुआ है? 1948 ईस्वी में हुआ है। नेक्स्ट सवाल है, सूरज कब निकलेगा कहानी के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वयं प्रकाश। सूरज कब निकलेगा ये कहानी है, और इस कहानी के लेखक कौन है? तो स्वयं प्रकाश है। रामवृक्ष बेनीपुरी का संपूर्ण साहित्य का नाम क्या है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेनीपुरी रचनावली। यानी रामवृक्ष बेनीपुरी की जो संपूर्ण रचनाएं है, यानी सारी रचनाएं जो है किस नाम से संकलित है, यानी किस नाम पे मिलता है, तो बेनीपुरी रचनाओं के नाम से जो है रचनाएं संकलित है। अगला सवाल है, चीता के फूल कहानी के लेखक कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी, जयशंकर प्रसाद, नागार्जुन या देव? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामवृक्ष बेनीपुरी। चीता के फूल कहानी के लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी है। नेक्स्ट सवाल है, झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यशपाल। झूठा सच जो ये उपन्यास है, इनके लेखक यशपाल है। अगला सवाल है, रामवृक्ष बेनीपुरी की रचनाएं कितनी वर्ष की अवस्था में पत्र पत्रिका में छपने लगी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15 वर्ष। 15 वर्ष की अवस्था में जो है, यानी जब रामवृक्ष बेनीपुरी 15 वर्ष थे, तभी से जो है उनकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी थी। फ्रेंड्स, इस क्लास का जो PDF है, इसका जो PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल झारखंड स्टडी 99 पर जो है इनके PDF को प्राप्त कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम पर जाकर सर्च करना है झारखंड स्टडी 99, वहाँ पर आपको जो है टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहाँ पर आप ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पर जो फ्रेंड्स आपके जितने सारे वीडियो होते हैं, इसका PDF जो है टेलीग्राम पर शेयर किया जाता है, ताकि आप जो है बाद में PDF के माध्यम से भी रीड कर सके। नेक्स्ट सवाल है, बाल गोविंद भगत के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामवृक्ष बेनीपुरी। बाल गोविंद भगत ये जो ये रचनाएं हैं, इनके लेखक कौन है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी है। नेक्स्ट सवाल है, यशपाल का जन्म कहाँ हुआ था? पंजाब में, बिहार में, दिल्ली में या झारखंड में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब में। यशपाल का जन्म कहाँ हुआ है? पंजाब में हुआ है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा। और PDF पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल झारखंड स्टडी 99 से जुड़ जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर बहुत जल्द। जय हिंद।